नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लंबे वक्त से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मामला था वो लंबित पड़ा था। पिछले जो सीजीआई थे जस्टिस रंजन गोगोई, उन्होंने भी ये मामला सुना था, लेकिन उनकी बेंच ने फिर ये बड़ी बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया और जस्टिस जो चीफ जस्टिस फिलहाल मौजूदा वक्त में है डीवाई चंद्रचूड़, उनके साथ 7 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही थी और 1967 के फैसले को पलटते हुए उन्होंने कह दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक का दर्जा है वो बरकरार रहेगा, वो उसे मिलता रहेगा। क्या कुछ कानूनी पहलू हैं, उसके बाद एक रेगुलर बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, किस आधार पर वो ये सब कुछ तय करेगी, उसी बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बिल्कुल बारीकी से जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये जो फैसला आया है आज, एक क्रांतिकारी फैसला बताया जा रहा है, ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है, हकीकत क्या इस फैसले की? देखिए, सबसे पहले कि कोई फैसला है ही नहीं। सबसे पहले एक 3 जजों की बेंच सुन रही थी, उसे 7 जजों की बेंच के पास शिफ्ट किया गया। अब 7 जजों की बेंच ने नियमित बेंच के पास शिफ्ट कर दिया कि जो रेगुलर बेंच है वो सुनेगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें फैसला कहां, और अगर फैसला है तो फिर सुनेगी क्या? सबसे नहीं, ये तो कह दिया ना कि अल्पसंख्यक का जो दर्जा था वो बरकरार रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं कि मामला क्या जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल था। 1967 में अजीज पाशा नाम के एक व्यक्ति हुए और अजीज पाशा बना भारत सरकार। वो जजमेंट का नाम है। 1967 के जजमेंट में अजीज पाशा का तर्क ये था कि जो यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सरकार देख रही है, जो सैलरी वहां के सारे स्टाफ सरकार से लेते हैं, तो क्या ऐसे यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है? या शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जाति में बांटा जा सकता है? कल को यह भी तो डिमांड उठ जाएगा कि एससी शिक्षण संस्थान, एसटी शिक्षण संस्थान, ओबीसी शिक्षण संस्थान, सवर्ण शिक्षण संस्थान, हिंदू शिक्षण संस्थान, पारसी शिक्षण संस्थान। आखिर तो यह होगा ना, अगर कोई मुस्लिम शिक्षण संस्थान हो सकता है तो बाकी क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने चैलेंज किया था। तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें यह कहा गया था कि नहीं, जो संस्थान सारा कुछ सरकार से प्राप्त करती हो वो संस्थान अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आदि नहीं हो सकती। उस वक्त खत्म कर दिया था। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1981 में, 1981 की बात है, वहां पे जानबूझ के मुसलमानों को खुश करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए दोबारा इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया। 1981 की बात है। ठीक है। अब उसी 1981 के सरकार के नोटिफिकेशन के फैसले के खिलाफ ये जो केस चल रहा है, बहुत पुराना केस चल रहा है, ये अभी किसी ने दायर नहीं किया, बहुत पुराना मामला है। अब उसी पे इसे फैसला करना है। अब इसके पक्ष और विपक्ष में जो तर्क है वो पहले बता देता हूं दर्शकों को, ताकि समझ में आ जाए कि क्या है। पंकज जी, ये 1981 से आगे की कहानी बताने से पहले एक चीज और समझाइएगा कि ये अल्पसंख्यक का दर्जा जब इस यूनिवर्सिटी को दिया गया उस वक्त क्या बदला? अल्पसंख्यक जब इसके नाम के साथ जुड़ गया तो वो क्या बदलाव आया जो मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा दे दीजिए? नहीं, क्या क्या बदलाव आया पहले वो समझ लिए। सबसे पहली बात कि मुसलमानों के नाम पे कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई, ये अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट है। दूसरा, जो इसके विरोधी है वो कहते हैं कि एससी एसटी रिजर्वेशन लागू नहीं होता वहां पे। अच्छा, अलीगढ़ में एससी एसटी रिजर्वेशन लागू नहीं है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। जो एक और तर्क है कि जब इस देश के संविधान ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं है तो ये कैसे आरक्षित है ये अल्पसंख्यकों के लिए भाई? ये तर्क। ठीक है। अगर आज बताइए, भारत की कोई भी और यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां एससी एसटी रिजर्वेशन नहीं लागू होता। आपको क्यों नहीं लागू होगा वहां पे? और हमारे दलित हो गए, आदिवासी हो गए, उनको क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए एएमयू में? यही तर्क दिए जा रहे हैं। दूसरा, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण हो सकता है इस देश में? अगर संविधान ने तो मना कर दिया है कि धर्म के आधार पर नहीं हो, शेड्यूल बनाया है
कि शेड्यूल में कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि पीछे रह गई हैं, उनको शेड्यूल कास्ट कहा गया, और कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स कहा गया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SC/ST कहते हैं। तो वो संवैधानिक है। लेकिन मुसलमान धर्म के आधार पर अगर आरक्षण देने लगे तो कल सिख भी मांगेंगे, क्योंकि उनकी संख्या तो और कम है। पारसी को क्यों नहीं मिले, जैन को क्यों नहीं मिले, बौद्ध को क्यों नहीं मिले? यहां दुनिया में जितने तरह के धर्म पाए जाते हैं सबके कुछ न कुछ लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, उनको क्यों नहीं मिले? नहीं पंकज जी, कई राज्यों में भी तो दिया जाता है धर्म के आधार पर मुस्लिमों को, कहीं 4%, कहीं 2% आरक्षण। नहीं 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 नहीं, वो आरक्षण कैसे देते हैं? वो धर्म के आधार पर नहीं देते, उनको कहीं किसी राज्य में OBC कैटेगरी में डाल दिया। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ जो राज्य है, जो झारखंड है, यहाँ उनको OBC कैटेगरी में डाल के आरक्षण दिया। कई जगहों पे कोशिश की ना रिलीजियस आरक्षण देने की, तो वहां खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट से। तो वो चतुराई से दूसरी तरह से देते हैं, धर्म के आधार पर संविधान में प्रोविजन नहीं है देना। अब ये जो रेगुलर बेंच को जो भेजा गया है, इसके क्या मायने हैं? अभी क्या कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कर रहा है। मुझे इसी बात से आपत्ति है, और माफ कीजिएगा, मैं किसी कोर्ट न्यायपालिका का सम्मान है, लेकिन जो 22 साल से मामला लटका हुआ है, कभी सिंगल बेंच के बाद 3 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच के बाद 7 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच के बाद नियमित बेंच के पास भेजा जाना। अरे भाई, जो भी फैसला हो सुना दो ना, और सुर्खियां बनाने से क्या फायदा? अगर आज सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं, इस देश में मुसलमानों के नाम पर यूनिवर्सिटी रहेगी, फिर भी मान जाएंगे हम कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन कुछ तो करो। मैं बार बार ये बोलता हूं, लटकाने और भटकाने की नीति सही नहीं। नहीं, मतलब 3 जजों की बेंच करेगी क्या? यही काम करेगी जो 7 जजों की बेंच कर रही थी। वो नियमित बेंच को, मतलब कि वो टोपी ट्रांसफर एक तरह से हिंदी में कह सकते हैं, कि अगर इस तरह का कोई फैसला सुनाते हैं तो पता नहीं जजों को क्या लगता होगा। तो पहले 3 जज की बेंच थी, फिर पता चला 7 जजों की बेंच बनाई, अब 7 जजों की बेंच ने फिर से दोबारा नियमित बेंच को भेज दिया। मतलब कुछ फैसला नहीं हुआ है। ये बिल्कुल भ्रम में मत रहिए कुछ ऐतिहासिक हुआ है या कुछ ये हुआ है। सिर्फ मतलब जो बोले थे 7 जजों की बेंच जो कर रहे थे फैसला, अब उन्होंने इसे रेगुलर बेंच पे भेज दिया है, बस यही हुआ है। बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब 1967 के फैसले को पलट दिया, तो ये कर दिया, वो अगर सब कुछ पलट ही देते, फैसला सुना ही देते, तो फिर नियमित बेंच को भेजा क्यों? आप ही बताइए ना। इसका मतलब अभी केस चल रहा है, चलता रहेगा, और भ्रम में नहीं फंसना है। कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा? यहां तो तारीख पे तारीख वो तो हिंदुस्तान की न्यायपालिका के बारे में खैर ये बात कही जाती है। तो जो DY चंद्रचूड़ का आज वैसे भी आखिरी दिन था उनके कार्य का, 10 तारीख को वो इस्तीफा दे देंगे, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। उससे पहले ये फैसला आना कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, ये जो फैसला बताया जा रहा है, पंकज जी तो इसे फैसला नहीं मानते, कुछ लोग इससे राहत की सांस ले रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार विरोधी भी ये फैसला है, कि जिस तरीके से 2016 में सरकार की तरफ से कोर्ट में इस पर मामले पर सुनवाई की गई थी, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ फैसला। देखना होगा कि नियमित बेंच इसमें क्या कुछ फैसला सुनाती है। पंकज जी, खबर पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।